नमस्कार दोस्तों, आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो एक पर्टिकुलर एक सेक्टर की है। इस एब्रेसिव्स एंड द बेरिंग सेक्टर की कंपनी है, जिस पे आजकल हम अलग अलग सेक्टर के कुछ कंपनियों पे स्टडी कर रहे हैं। इस कंपनी में क्या देखा जा रहा है कि स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से चार्ट को देखेंगे, जैसे कुछ और भी कंपनी की होती है ऐसे ही यहाँ भी देखने को मिलती है कि लगातार वॉल्यूम इंक्रीज करती नजर आती है। पिछले कुछ दिनों से, पहले नहीं था लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। इसके बेसिस पे मार्केट ने अच्छी खासी तगड़ी जंप किया था। मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करती नजर आती है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो चलिए आज स्टॉक के बारे में जानेंगे, जो कंपनी क्या करती है। ग्रीन्सवेल नॉर्टन कंपनी का नाम है। जो कंपनी के तौर पे देखा जाए तो कहती बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एब्रेसिव्स केमिकल्स, एब्रेसिव सेरामिक एंड द प्लास्टिक्स एंड एक प्रोवाइडिंग आईटी सर्विसेज की कंपनी कामकाज करती है। अर्थात यहाँ पे समझ में ये आता है कि कंपनी अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। तो यदि अलग अलग सेक्टर में कामकाज करते हो तो अलग अलग सेक्टर के सेगमेंट वाइज डिटेल भी जानना जरूरी होगा। चलिए उसका भी हम जानेंगे। जहाँ पे देखा गया कंपनी को वेबसाइट्स पर देखते हैं तो कहते हैं कंपनी ब्रांड्स हैं, वही एक बड़ी छाप इनके पास ब्रांड्स हैं, और आवर इनोवेशन की बात करती है, बिजनेस की बात करती नजर आती है। इनके वेबसाइट्स में कुछ और इनकी बिजनेस के बारे में देखा है तो बिजनेस के बारे में कहती है कि हमारे पास एब्रेसिव्स बिजनेस हैं, सेरामिक मटेरियल्स बिजनेस है, जिसमें कि परफॉर्मेंस सेरामिक एंड रिफ्रैक्स ट्रीज का कामकाज है, सिलिकॉन्स की कामकाज है, एडफोर्स का कामकाज देखने को मिलता है। तो पहले किसी भी स्टॉक को समझने से पहले उसके बिजनेस बात को जानना जरूरी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा बिजनेस का ओवरव्यू लेते हैं कि इनका बिजनेस कारोबार जो है किस किस सेक्टर में है, क्या क्या कारोबार करती है, जिसके बेसिस पे ये देखा जाता है कि इनका बुक वैल्यू क्या कहता है। 186 का राष्ट्र बुक वैल्यू करीब 13 गुना बढ़ चुका है, जहाँ पे फेस वैल्यू है 5 का, अर्निंग करता है करीब 34 रुपए के आसपास, मतलब 7 गुने की अर्निंग करता है। इस अर्निंग के बेसिस पे जो उसकी क्वालिटी है, उस बेसिस पे मार्केट में डिमांड क्या बनती है। तो डिमांड की बात करें तो कहती है करीब 71 गुने की स्टॉक में वृद्धि हुई है, भीड़ हुई है। इस भीड़ के कारण स्टॉक की प्राइस करीब 2425 के आसपास पहुंचा। जबकि यदि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की तरफ कंपेयर करके देखें तो वो कहती है 72 के आसपास। मतलब ये नियर अबाउट अपने जो इंडस्ट्री है उससे नियर अबाउट क्या करती है, कंपेयर कर पाती है। अर्थात जो हायर टू हायर बनाया था वो भी सस्टेन कर पाती है, और नहीं कर पाती है इसका भी आकलन करके देखेंगे आखिर क्या यहाँ पे प्राइस क्या कहती है, क्या मूड से चलती नजर आती है। इसके बारे में ट्रेंडिंग व्यू क्या कहता है वॉल्यूम। जहाँ पे आरओसी की बात करें तो आरओसी कहती है करीब 25% के आसपास, और आरओई की बात करते हैं करीब 19%। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 0.70% की रही है। अब आते हैं ईपीएस को लेकर के, दो चीज को रिलेशंस को ऐड ऑन करेंगे। पहला इज डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि खास की भीड़ होने के कारण जो है वो एक डेट टू इक्विटी रेशियो के बेसिस पे होता है। दूसरा करंट रेशियो के बेसिस में देखेंगे आखिर इसके बेसिस पे ईपीएस में क्या इम्पैक्ट पड़ती नजर आई है। क्योंकि एक का नाम है लॉन्स को लेकर के इंटरेस्ट के पार्ट के लिए से प्रॉफिट के बर्डन बनाता है, और दूसरा वो पार्ट है जो कि सेल्स को लेकर के बुक करता है और उसमें उधार सेल्स को लेकर के रिस्क फैक्टर की बात करती है। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, इसको एक स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को रिस्क टू रिकंसिलेशन की चर्चा करेंगे, जहाँ पे आर टू आर की या आर टू की बात करें तो हम कंप्लीटली देखेंगे। क्योंकि ये डेटा एक समरी डेटा होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना कहती है करीब 11 करोड़ 10 लाख के आसपास, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 70,000 करोड़ के आसपास की पहुंची है। और ये भी एक चलती फुलती प्राइस, ये भी चलती फुलती है, ये भी चलती हुई प्राइस नजर आ। इसके अवलोकन के बारे में क्या कहती है कंपनी को लेकर के, हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे वॉल्यूम को लेकर के, तो वॉल्यूम यहाँ पे तगड़ी तगड़ी जंप करती है। तो वॉल्यूम एक ही टाइम पे नहीं, जिससे पहले भी देखा है तो 29 तारीख को, उससे पहले देखा है 27 तारीख को, लगातार क्या हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। और वॉल्यूम इंक्रीज का संकेत क्या देता है, संकेत ये दे रहा है, जो वॉल्यूम इंक्रीज करने का कारण ये है, जो मार्केट में क्या बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखने को ये मिली वॉल्यूम जो हुआ था वो यहाँ पे एक तगड़ी हुई, जहाँ पे प्रेशर क्या था, बिकवाली का प्रेशर बना था। उसके बाद मार्केट्स क्या किया, सस्टेन किया, मतलब वॉल्यूम क्या हुआ, ट्रेडिंग के पार्ट में जितना वॉल्यूम था उतना के आसपास रहा, कोई बड़ी हलचल बचने को नहीं है। मतलब वॉल्यूम ये संकेत देता है कि ये नियर अबाउट द सेम प्राइस के आसपास ट्रेड करती नजर आ रही। जहाँ पे पीयर्स के बारे में कहती है यहाँ पे कार्बो और
डम्स यूनिवर्सल्स हैं, ग्रेंसवेल के नाम आती है, वेन डेट्स की इंडिया की नाम आती है, वेलकास्ट स्टील के नाम आती है। ऐसे यदि पीयर्स की तरफ हम एनएससी के डेटा बेसिस में कहते हैं तो यहाँ पे कहते हैं एसकेएफ है, टिमकेंस है, ग्रेंसवेल का नाम आती है, इन सबको स्टैंडअलोन डेटा के बेसिस पे, कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ, जहाँ पे मैनेजमेंट की अपनी परफॉर्मेंस की बात करती है। तो देखिए, मैनेजमेंट ने जो परफॉर्मेंस लेवल की बात किया है वो जोन टू जोन में कहती है कि हमने जंप किया, क्यू और क्यू के हिसाब से कहती है हमने जंप किया। जंप का परसेंटेज देख लेते हैं, वाई वाई के बेसिस पे जंप कितनी करती है, कहती है हमने कितने परसेंट का जंप किया, 5.5% का जंप किया। मतलब सेल्स में क्या हुआ, जंप हुआ। जबकि आप यदि इसकी ओपी इसको देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को, तो यहाँ पे क्या हुआ, गिरावट। तो मतलब ये गिरावट रहा, और पिछले पीरियड से यहाँ पे क्या हुआ, क्यू और क्यू में जंप करती है। जबकि प्रॉफिट के आंकलन में कहते हैं कि 97 करोड़ के आसपास था, वो कहाँ पे चली गई, 93 करोड़ का। मतलब इसके पिछले पीरियड के नियर अबाउट द सेम रही, और पिछले पीरियड से क्या हुआ, इसमें वाई वाई के बेसिस पे गिरावट देखने को मिला, जहाँ पे देखा जा सकता है कि इनकम करीब 5.5% बढ़ती है तो एक्सपेंसेस करीब 10% से ज्यादा की जंप लगा लेती है। इसी कगार में देखा है तो नेट इनकम सोर्स करीब 3% 4% के आसपास की गिरती है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 8-9% के आसपास गिर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ईबिटा भी करीब करीब 4% की गिरावट दर्ज कर लेती है। ईयरली बेसिस को लेकर क्या आती है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस, जो 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 ईयर ऑफ ईयर के बेसिस पे सिलसिला बढ़ी है, ऑब्वियसली बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज ऑफ सेल्स ग्रो लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा पार्ट्स रहा, जिसका भी हम आकलन देखें, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार क्या हुई है, 5% के आसपास की गिरती नजर आती है। जबकि यदि प्रॉफिट की आकलन करके देखें तो प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ी है, लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटा में घटी है। मतलब यहाँ तक 2024 के आकलन तक कहती है जो टॉप पे कारोबार किया है कंपनी ने, लगातार अपनी बिजनेस को डेवलप किया है, 384 करोड़ तक का बिजनेस ग्रो पे गया है। ऐसे ईयरली बेसिस की तरफ हम यदि फाइनेंशियल को देखें तो सेल्स में क्या कहती है, 5% की ग्रो लेवल थी। ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस था उसमें 11% की उछाल थी। नेट इनकम में 6% उछाल किया था, और इसी लेवल पे देखने को मिला था कि अर्निंग पर शेयर और जो ईबिटा की बात की उसमें कोई भी नहीं था, न्यूट्रल के आसपास ही अटकी पड़ी हुई नजर आई। चलिए इसी अवलोकन को देखेंगे, जो प्रॉफिट की पार्ट है यहाँ पे क्या बनता है, क्योंकि ये प्रॉफिट क्या होता है, एक बुक्ड किया हुआ प्राइस है। इस बुक्ड हुए प्राइस से क्या जानना जरूरी है, इसके लिए हमें इसकी रिस्क फैक्टर देखेंगे, आखिर उनके पास उधार कितना है, रेटर्स की रेशियो परसेंटेज क्या कहती है। तो चलिए बैलेंस शीट की फिगर आउट को देखते हैं, उसके बाद हम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखने को मिली जो बोरेंस को लेकर के कंपनी के पास लगातार बढ़ी है, बोरेंस इंक्रीज करती नजर आई है। अब जब इनका इंक्रीज किया तो सवाल उठता है कि यूटिलाइजेशन क्या करेगी। यूटिलाइजेशन में देखने को ये मिलती है, तो करीब करीब फिक्स एसेट्स को इनका डेवलपमेंट हुआ है, फिक्स एसेट्स के साथ जो वर्किंग प्रोग्रेस था वो भी इंक्रीज किया, और बाकी सारे चीज इन्वेस्टमेंट भी इनका इंक्रीज करती हुई नजर आई। अदर एसेट्स की तरफ जहाँ पे कंप्लीटली रिस्क की बात करने वाले थे, आखिर रिस्क इनका पास कितना पड़ा हुआ है, तो उस रिस्क के बारे में कहते हैं 357 करोड़ का रिस्क पड़ा। अब ये रिस्क कितने दिन के लिए पड़ा है ये जानना जरूरी है, इसके बारे में देखें तो कहते हैं 357 करोड़ करीब करीब 50 दिन के लिए रिस्क करते थे। बहुत ज्यादा नहीं है, 50 दिन में पैसा आ जाता है, लेकिन पिछले पीरियड से क्या हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया पीरियड, अर्थात कैसे डिक्रीज कर, इंप्रूवमेंट करने की बजाय थोड़ा सा गिर जाती है। 357 करोड़ का जो बनती है डेटर्स, उसको लेकर के देखा है तो देखिए 2600 करोड़, 1700 करोड़ मानते हैं, 1700 करोड़ में 357 करोड़ बनता है, मार्केट में उधार पड़ा हुआ है। और इसके बेसिस पे यदि हम इसको देखें आकलन करके, अर्थात ये समझ में आती है इसका 90% पैसा क्या हुआ है, मार्केट में पैसा अभी भी रिस्क ही है। मतलब रिस्क टू रिटर्न में क्या नजर आता है, 90% पैसा रिस्क में ही है, जो कि उधार पड़ा हुआ नजर आते हैं, जो कि 40-50 दिन में पैसे आएंगे। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेटा की तरफ, जहां पे ये देखा गया कि सेल्स को लेकर के कंपनी कहती है कि हमारे 3 साल में करीब 18% तक जंप करती है, लेकिन प्रॉफिट की आंकलन भी नियर अबाउट द सेम रही है, कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं। स्टॉक प्राइस सीजीआर में बहुत बड़ी फेरबदल नहीं थी, नियर अबाउट लगातार एवरेज से भी कम देखने को मिला था, जहाँ पे इन्वेस्टर की
रिटर्न की बात करते हैं, और ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा पोजीशन में देखने को बनी। अब आते हैं इसी आंकड़न को अब अवलोकन करते हुए बैलेंस शीट फिगर को देखा जाए तो यहाँ पे देखने को ये मिलती है, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली जो पोजीशन था वो 15% बढ़ती है, टोटल एसेट्स के पार्ट में 14% डेवलपमेंट होती है और एसेट्स पार्ट में 18% से ज्यादा की इंक्रीज हो जाती है। मतलब एक जगह पे ये पोटेंशियल बनती है, एक जगह पर उन्होंने ज्यादा लाइबिलिटी क्रिएट करती हुई नजर आई। अब आते हैं आप इस स्टॉक को लेकर के अवलोकन करते हुए, जहां पे देखा गया कि लेटेस्ट सेंटिमेंटल क्या कहती है। सेंटिमेंटल यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई है। हम आएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के और चार्ट को लेकर के। तो चार्ट देखिए, चार्ट क्या कहती है। तो चार्ट में हमने जैसे 6 महीने के चार्ट को देखा, जहाँ पे क्या हुआ, जब वॉल्यूम क्या कर रही है, वॉल्यूम यहाँ तक क्या थी, वॉल्यूम बहुत बड़ा मोमेंटल, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ रही थी मार्केट में, एक ही बार में वॉल्यूम काफी बढ़ा। एक फिगर आउट की तरफ देखें तो वॉल्यूम को एनालिसिस, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है। यदि प्राइस भी बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रही है तो क्या मतलब है, और मतलब है यहाँ पे कुछ बड़े आगे करके प्लानिंग चल रही है। और यदि क्या होगा, यदि प्राइस बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट में कोई इसको इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल। ये क्या दिखाता है, वॉल्यूम दिखाता है इंटरेस्ट को लेकर, वॉल्यूम दिखाता है इंटरेस्ट को लेकर के, और यही संकेत देता है कि आखिर सेंटिमेंटल किस धारा से निकलती नजर आ रही है। आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के क्या कहते हैं, जहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे जो इसके बारे में 24 तक के डेटा में फाइनेंशियल पोजीशन को, चाहे स्टैंड लोन डेटा के देखें या कंसोलिडेटेड डेटा के बारे में देखें, तो लगातार सिलसिला बढ़ती नजर आती है। और ऑनरशिप के बारे में देखा जाए तो करीब 58% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर्स और रेस्ट करीब 42% के आसपास की होल्डिंग आम पब्लिक के लिए खुली है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखा गया क्या इन्वेस्टर्स की तादाद भी शेयर होल्डर की तरफ से लगातार बढ़ी है। ऑब्वियसली देखने को मिला कि यहाँ पे कुछ ऐसे फंड थे जो इन्वेस्टर की जो रिटेल में उनसे शिफ्ट करके कहाँ शिफ्ट करती, आपस में शिफ्ट करती नजर आई है। खास के डीआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाई है। तो यहाँ पे एफआई के साथ, पब्लिक प्रमोटर के साथ देखा जाए तो डीआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ाई है। तो डीआई में देखा गया कि जो एसबीआई मोंगम्स मैग्नम्स ग्लोबल फंड है, एसबीआई की फंड ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। इसके अलावा पब्लिक में करीब 17% के आसपास होल्डिंग है, जो कि क्या है, रिटेल में कितनी परसेंट की होल्डिंग है जो कि आम पब्लिक इसको होल्ड करती है, इसके बारे में यही कहती है। और यहाँ पे देखने को मिला कि करीब करीब 11% के आसपास की होल्डिंग, 12% मान लेते हैं, 12% की होल्डिंग किसके पास है, एक आम इंडिविजुअल रिटेलर के, इंडिविजुअल के पास है। रेस्ट जो है वो किसके पास होगी, कॉर्पोरेट और अदर के पास। मतलब यहाँ पे 6 6 12 13% मान लेते हैं। तो 13% के अलावा की बात करें तो अभी भी इसमें 4.5% के आसपास की पोजीशन किसके पास है, जो मार्केट को क्या करता है, मार्केट को बुल और बियर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है, क्योंकि पैसा यहीं से बनेगा, बुल से और बियर से। ऐसा नहीं है मार्केट कभी क्रैश कर जाए, वहां पे इंटरेस्टेड क्या कहती है, वॉल्यूम को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ही संकेत देता है। इसकी हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आएंगे, इसे आम मार्केट से लेकर के। हमारे पास बड़ी ढेर सारे एग्जांपल्स जो कि हमने आंखों देख रखा है वॉल्यूम को लेकर के, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ पे देखा गया इस स्टॉक को लेकर के एनालिसिस की पार्ट देखें तो कहती है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डिलीवर्ड इन द गुड प्रॉफिट की बात करती नजर आती है, मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड की बात भी करती नजर आई। अब सेगमेंट वाइज भी देखेंगे और डिविडेंड के पार्ट को, पोर्शन को देखें तो कंपनी ने 17 रुपए का डिविडेंड पे आउट दिया था अपने इस साल में, जो कि अभी कभी अभी 9 7 को जुलाई में दिया था कंपनी ने अपनी डिविडेंड करीब 17 रुपए का। अर्थात देखने वाली बात यह है, जो अब रिटर्न कितना बना इन्वेस्टर को लेकर के देखा गया, कितने की रिटर्न पिछले 1 साल में बनी है। यहाँ देखा गया पिछले 1 महीने में अपने निवेशकों को 3% की गिरावट दिया, नुकसान दिया, 6 महीने में करीब 17% की फायदा दिया है, और 1 साल में देखने के मिला करीब 9% की जंप दिया। अब स्टॉक की प्राइस करीब 2400 के आसपास थी, और उस टाइम की बात करें तो करीब करीब 2200 के आसपास हुआ होगा। तो 2200 के ऊपर कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया था, डिविडेंड दिया था 17 रुपए के आसपास। मतलब 0.75% का क्या देती है, मतलब 17 रुपए का ये दिया, और 17 रुपए के साथ साथ क्या दिया, 204 रुपए का ये दिया, मतलब 200 क्या हुआ, 221 रुपए का टोटल
रिटर्न बना के दिया है, जो फिलहाल प्राइस बनती है 424 से 42 के आसपास की। एक मास्टर रूल की बात करता हूँ, जिसको अक्सर कहा जाता है कि स्टॉक की प्राइस क्या होने वाली है, एंट्री कब होगा। मैं एंट्री और एग्जिट के लिए कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एंट्री और एग्जिट हमेशा होता है मार्केट में। यदि ये नहीं होगा तो मार्केट में फिर सब के सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, सिस्टम में कोई काम ही नहीं करेगा। अगर सब सोचेंगे अच्छा आएगा तो देखेंगे, आएगा तो ट्रेडिंग हमेशा चलती रहती है। हाँ, इसमें एक एवरेज प्राइस के आसपास यदि मिलता है, खास करके जिसको हम कहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, यदि इसको हम 6 महीने के डेटा को देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास कहाँ बनी थी? यहाँ पे लोगों ने काफी बिकवाली किया होगा, क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से टच करके लोअर की तरफ निकलता नजर आया। और यहाँ पे जैसे ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगी तो मार्केट और थोड़ा सा और रिएक्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जब भी टच किया था, उसके बाद मार्केट ने क्या किया था? रैली की तरफ कामकाज करना चालू कर दिया, घोड़े की तरफ भागना चालू कर दिया। तो आज की स्टॉक लर्निंग में जाना ग्रेन्सवेल नॉर्टन लिमिटेड को लेकर के, जिसकी सेगमेंट वाइज भी देखेंगे एक बार, सेगमेंट वाइज इसके बारे में क्या कहती है, और परफॉर्मेंस ऑफ द एनालिसिस के जो कि सेक्टर वाइज की तरफ देखेंगे। सेक्टर वाइज जो बीएससी कैपिटल गुड्स आइटम है और इंडस्ट्रियल आइटम है, उससे क्या कर रही है, उससे पिछले देखने को मिलती है। पिछले 5 सालों में 336% की जम थी, 10 सालों में करीब 900% के आसपास की जम थी, जबकि इनकी जो पीएस इंडेक्सेशन है उतना जंप नहीं किया है इस स्टॉक को लेकर के। और लास्ट जो सेगमेंट वाइज यदि होगा तो शायद हम उसको एक नज़र ले लेते हैं, सेगमेंट वाइज क्या सेगमेंट वाइज ऐसा डिटेल है। और सेगमेंट वाइज डिटेल में देखने को मिला जाकर सबसे ज़्यादा कंपनी के पास जो ग्रो लेवल है वो किस सेक्टर से बन के आती है, उन्होंने ये बताया। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यदि कुछ काम काज है, उसका नाम है एब्रेसिव, दूसरे का नाम है सैरामिक एंड प्लास्टिक्स, और थर्ड नंबर पे आता है डिजिटल सर्विसेज पे काम काज करती है। प्रॉफिट का आकलन करके देखेंगे तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की बात करती नजर आती है तो कंपनी जो कि अपनी सेरामिक और प्लास्टिक के अंदर, और क्योंकि जिस लेवल से इनका 2900 करोड़ के आस 290 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स था, उस 290 करोड़ के सेल्स में टोटल प्रॉफिट उन्होंने कितना बुक किया है? करीब 52 करोड़ के आसपास की बुक किया है, जबकि एब्रेसिव में 474 करोड़ ही रहा। और डिजिटल सर्विसेज में 169, मतलब 136 लाख का बुक किया है, अर्थात इनकी टोटल सेल कितनी थी? और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यदि किसी को बनी है ना, तो डिजिटल सर्विस में ही इनकी बनी है, जो कह सकते हैं कि डिजिटल सर्विस में इनके कारोबार में सबसे ज़्यादा ग्रो लेवल बनाई है। तो आज की स्टॉक लर्निंग होने जाना सेगमेंट वाइज, और सेगमेंट वाइज के हिसाब से एक एक स्टेप वाइज क्या कहती है कंपनी को लेकर के, क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को लेकर के, क्या न्यू अचीवमेंट्स हैं कंपनी को लेकर के, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।